एक बहुत ही गंभीर और गरमाया हुआ मुद्दा कि क्या दलित जातियों को जो रिज़र्वेशन दिया गया है, क्या अब उसमें राज्य सरकारों के द्वारा या सरकार के द्वारा वर्गीकरण किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसी महीने अगस्त के महीने में ये जजमेंट आया कि दलित जातियों के बीच में वर्गीकरण किया जा सकता है और उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई बुद्धिजीवियों के, दलित बुद्धिजीवियों के और अन्य भी जो कास्ट के बुद्धिजीवी हैं, उनके मैंने इंटरव्यू सुने। उसके आधार पर उसमें मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ एक तरीके से, और जो मेरी नॉलेज है उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो दलितों का रिज़र्वेशन है वो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि हजारों साल से उनके साथ अनटचेबिलिटी हुई, प्रैक्टिस हुई, और आज भी उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। आप तमाम न्यूज़ सुनते हैं, मैं उस न्यूज़ को मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ। दलितों के साथ आज भी वो अनटचेबिलिटी होती है। हो सकता है कि आज बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन बहुत ही गंभीर तरह की अनटचेबिलिटी होती है। इसको ही मिटाने के लिए 1932 में 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, कि एक एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कि दलितों को रिज़र्वेशन दिया जाएगा। वहाँ से एक रिज़र्वेशन की नींव रख दी गई। उसके बाद 1951 में एजुकेशन के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में रिज़र्वेशन दिया गया। उसका जो बेस था वो 1932 का पूना पैक्ट था, और उसका जो ऑब्जेक्ट था वो अनटचेबिलिटी को दूर करना था, छुआछूत को दूर करना था। तो दोस्तों, अब बात आती है जो वर्गीकरण किया जाए, वो वर्गीकरण इस आधार पे किया जाना चाहिए कि किन जातियों के साथ अब छुआछूत बंद हो गया है। ठीक है, तो समझ में भी आता है, लेकिन आर्थिक आधार पे उनके साथ वर्गीकरण किया जा रहा है, तो ये थोड़ा समझने से परे है। क्योंकि यदि उनका वर्गीकरण इस आधार पे किया जाता है कि उनके साथ, इस जाति के साथ अब कोई छुआछूत नहीं होती है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती, तो ये तो समझ में आता है, उन्हें लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर गरीबी के आधार पे, क्योंकि जो रिज़र्वेशन है वो गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, उसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, उसका एक प्रभाव होता है कि गरीबी भी मिटती है काफ़ी लोगों की, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो जब भी उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो वो अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपनी राइट्स के लिए लड़ सकेंगे, और जिस तरीके से उनके साथ जातिवाद कम होता जाएगा। तो ये था उद्देश्य। और ये यदि किया भी गया, यदि ये वर्गीकरण कर दिया जाता है, इस तरीके से रिजर्वेशन कर दिया जाता है, तो रिज़र्वेशन के लिए कई सीटें हों, हज़ारों की संख्या में सीटें निकलें नौकरियों में, तो रिज़र्वेशन दिया भी जा सकता है। लेकिन अगर वर्गीकरण हो जाते हैं और सीट कम हो जाती हैं, तो रिज़र्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर क्षेत्र प्राइवेट हो गया है। बड़े बड़े पदों पे 2-4 नौकरियां निकलती हैं और छोटे पदों पे भी कम नौकरियां निकलती हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो आगे बहुत समस्या आएंगी यदि इसे इम्प्लीमेंट किया गया, और दोबारा सोचना पड़ेगा और ये व्यवस्था अगर लागू भी की जाती है तो इसे फिर से वापस ली जाएगी, क्योंकि रिज़र्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन
होना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, रिज़र्वेशन का इससे नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन उत्पन्न हो गई है दलितों के बीच में। अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है और दलितों की यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।